देखो बच्चों, ये जो आपका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोली हला मंडेला, इसके बारे में बच्चों जो शुरुआत की बात है, जो पहला इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पिछली क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। आज मैं जो लेसन है उसका पहला पैराग्राफ या जो पहला अनुच्छेद है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार मैं इसको पढ़ूंगा, आइडिया रीडिंग करूंगा और उसके बाद में मैं इसका अनुवाद आपको समझाऊंगा। समझने की कोशिश करना। देखो क्या लिखा है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. देखो बच्चों, 10th May dawned. DAWN डाउन यानी नीचे होता है। यह है DAWN। डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक। डे ब्रेक का मीनिंग होता है बच्चों, देखो AURORA, औरोरा। औरोरा का मतलब उषा होता है, उषा सुबह का टाइम जो है। प्रत्यूष हिंदी में कहते हैं उषा, प्रत्यूष, ठीक है। या हम कहते हैं उसको भोर, भोर कहते हैं, कभी कभी उसको कहते हैं तड़का। तो ये देखिए आप, डॉन, डे ब्रेक, औरोरा एंड मॉर्निंग आर द सिनोनिम वर्ड्स। ये सारी जो है लगभग इनकी मिलती जुलती मीनिंग है। और जो सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है, तो वो जो भोर का समय होता है उसको आप डॉन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से देखना आप, तो डॉन का मतलब ये है। और डॉन का प्रयोग बच्चों वर्ब के सेंस में भी किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सवेरा होना। 10th May dawned, 10 मई का सवेरा हुआ। 10th May यानी 10 मई का दिन आ गया और 10 मई की उषा निकली, 10 मई का सवेरा हुआ। ब्राइट, सवेरा था बिल्कुल उजला, एंड क्लियर, और बहुत स्पष्ट। 10 मई का सवेरा, 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का सवेरा बिल्कुल उजला और स्पष्ट निकला। 10 मई का सवेरा बिल्कुल उजला और बिल्कुल स्पष्ट निकला। देखो बच्चों, एक शब्द आ रहा है ब्राइट माने चमकीला या उज्जवल होता है, उजला, ओके। और एक शब्द आ रहा है देखो क्लियर। क्लियर यानी बहुत स्पष्ट है। और क्लियर का उल्टा, इसका एंटोनिम, इसका विलोम शब्द होता है बच्चों VAGUE, वैग। वैग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है। विच इज नॉट ओबवियस, जो ओबवियस या क्लियर नहीं है। देखो बच्चों, एक शब्द और बता रहा हूं, इधर देखना। OBVIOUS, सबने सुना? OBVIOUS, ये जो शब्द है बच्चों, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। ओबवियस या क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, वेग का मतलब स्पष्ट होता है। और आगे एक शब्द लिखा बच्चों एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है। ये लीगल वर्ड है। द्विअर्थक स्थिति जहां पैदा हो, संदिग्ध स्थिति जहां पैदा होती है और बात जहां बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है, उसे आप एम्बिग्यूअस कहते हैं। एम्बिग्यूअस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखना आप, 10th May, देखो मई जो है बच्चों, ये एक महीने का नाम है। और आपको पता होना चाहिए कि जो महीनों का नाम होता है वो कौन सा नाउन माना जाएगा? वो प्रॉपर नाउन माना जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उससे पहले बच्चों किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो द मे ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए, समझना। 10th May dawned bright and clear, 10 मई का सवेरा बिल्कुल उजला और बिल्कुल स्पष्ट हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर मानी होता है से। सिंस या फॉर का मतलब क्या होता है? से। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो आप कहोगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। और मैंने कहा पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो मैं कहूंगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 hours। लेकिन बच्चों लास्ट या पास्ट, जिसका मीनिंग होता है पिछला या गत या विगत, लास्ट या पास्ट के पहले बच्चों अगर द का प्रयोग हुआ है, लास्ट या पास्ट के पहले अगर द का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों उसके पहले सेंस कभी नहीं आएगा, उसके पहले हमेशा फॉर आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, फॉर द पास्ट। यहां पास्ट आया है, यहां लास्ट भी आ सकता था। ये द आने के कारण फॉर आ रहा है। अगर ये द नहीं होता बच्चों तो ये होता सिंस पास्ट। क्या होता? सिंस पास्ट फ्यू डेज होता। परंतु यहां सिंस का प्रयोग नहीं करके हमने फॉर का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि लास्ट या पास्ट का मतलब होता है पिछला या गत या विगत। और अगर उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है
तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, उसके पहले कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर सिंस का प्रयोग हुआ है तो उसे शुद्ध करने के लिए उसको काट करके फॉर बनाना चाहिए। आगे बोलूं, देखना, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं खुशी खुशी, आई हैड बीन ग्लेडली, आई हैड बीन वेरी हैप्पीली, मैं बहुत खुशी खुशी या सुखपूर्वक, आई हैड बीन बीसीज्ड, आई हैड बीन सराउंडेड, मैं घिरा हुआ रहा, किसके द्वारा, बाय डिग्निटरीज, मैं गणमान्य नेताओं द्वारा, गणमान्य लोगों द्वारा, वीआईपी पर्सन्स द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं पिछले कई दिनों से मैं गणमान्य लोगों तथा विश्व स्तरीय नेताओं के द्वारा घिरा रहा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो आ रहे थे अपना सम्मान प्रदर्शित करने, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, यानी जो अपना सम्मान दर्शाने के लिए आ रहे थे, क्या प्रदर्शित करने आ रहे थे, जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्यूरेशन, जो इनॉग्यूरेशन से पहले, जो इनॉग्यूरेशन से पहले, इनॉग्यूरेशन का मतलब बच्चों उद्घाटन होता है, और जो उद्घाटन या शपथ समारोह से पहले क्या करने आ रहे थे, अपने सम्मान को प्रदर्शित करने आ रहे थे, ऐसे विश्व स्तरीय नेताओं तथा गणमान्य लोगों के द्वारा मैं पिछले कई दिनों से क्या रहा, घिरा हुआ रहा। देखना क्या लिखा है, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड, आई हैड बीन वेरी हैप्पीली सराउंडेड बाय डिग्निटरीज, बाय सो मेनी वीआईपी पर्सन्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, और मैं कई विश्व स्तरीय नेताओं के द्वारा घिरा रहा। हु का मतलब होता है बच्चों जो, हु यानी जो, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो अपना सम्मान देने आ रहे थे, जो अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्यूरेशन, जो उद्घाटन या शपथ समारोह से पूर्व अपना सम्मान प्रदर्शित करने आ रहे थे। यहां बच्चों दो बातें काम की है, एक तो आपने देखा कि हु यानी होता है जो है, जो कि, और हु का प्रयोग होता है बच्चों मनुष्य के लिए। आपने देखा कि हु के पहले जो शब्द आ रहा वो आ रहा वर्ल्ड लीडर्स, और उसके पहले क्या आ रहा, डिग्निटरीज, ये कौन है, दीज आर ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्य हैं, मनुष्यों के लिए हु का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों अगर यह मनुष्य नहीं होते और अगर कोई बिल्डिंग होती, कोई निर्जीव चीज होती, तो उसके लिए क्या, नॉन लिविंग, देखो नॉन लिविंग्स एंड एनिमल्स के लिए भी चाहता है, नॉन लिविंग्स एंड एनिमल्स के लिए भी चाहता है, जैसे द जनता एक्सप्रेस इज लेट, द जनता एक्सप्रेस which arrives here at 9 PM is late today, द जनता एक्सप्रेस निर्जीव है ना, इसलिए विचारा, द जनता एक्सप्रेस which arrives here at 9 PM is late today, यानी जनता एक्सप्रेस जो यहाँ पर 9 बजे आती है आज लेट है। यहाँ बच्चों जनता एक्सप्रेस के लिए हमने हु का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया, यहाँ पर हमने हु का प्रयोग नहीं करके विच का प्रयोग किया। ओके, एक शब्द बच्चों दैट का मतलब जो है जो की होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है तीनों, और दैट का प्रयोग तो बच्चों मनुष्य के लिए भी हो सकता है, और दैट का प्रयोग तो मनुष्यों के लिए हो सकता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए हो सकता है, जानवरों के लिए हो सकता है, फॉर ऑल, दैट का प्रयोग सभी के लिए हो सकता है, और तीनों का मतलब होता है जो या जो की, जो या जो की। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इनटू स्पेस, यूरी गागरिन जैसे पहले आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए। यहां बच्चों हु को हटा करके मैं दैट का प्रयोग भी कर सकता हूं कि यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन दैट वेंट इनटू स्पेस। दैट का प्रयोग मनुष्य के लिए हो सकता है। उसी तरीके से मैंने कहा था जनता एक्सप्रेस दैट अराइव्स हियर एट 9 PM, जनता एक्सप्रेस जो यहां पर शाम को 9 बजे, रात्रि 9 बजे पहुंचती है, इज लेट टुडे। समझाने वाली बात यह है बच्चों। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि ए स्नेक विच वाज वेरी पॉइजनस बिट मी यस्टरडे, एक सांप जो बहुत जहरीला था ने कल मुझे डस लिया। उसी तरीके से मैंने कहा द स्नेक दैट वाज वेरी पॉइजनस, स्नेक के लिए मैंने विच का प्रयोग भी किया, दैट का प्रयोग भी किया। आप समझ गए होंगे कि दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों जिसका प्रयोग नॉन लिविंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सबके लिए किया जा सकता है। और कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती है जहां केवल दैट का ही प्रयोग होता है। जैसे अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो हम जनरली हु या विच को काट करके उसके स्थान पर क्या बनाते हैं, दैट बनाते हैं। वो बातें मैंने आपको कई बार बताई है, आगे देखना। द इनॉग्यूरेशन, अच्छा एक बात है बच्चों, पे आ रहा है, पे का मतलब आप जानते हो चुकाना होता है, पे यानी चुकाना होता है। परंतु एक बात अच्छे समझ लेना, मैंने कहा बच्चों मेरी क्लास में ध्यान दो, तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि गिव अटेंशन टू मी प्लीज, मैं कहूंगा पे अटेंशन टू मी प्लीज। समझाने वाली बात यह है कि अटेंशन जो शब्द है बच्चों उसके साथ में आपको पे का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरीके से किसी को सम्मान देना तो क्या कहो, ये गिव रेस्पेक्ट नहीं होता बच्चों, पे रेस्पेक्ट होता है। उसी तरीके से कोई मर गया और आप दे रहे हैं उसको श्रद्धांजलि तो बच्चों होता पे होमेज या पे ट्राइब्यूट। देखो TRIBUT,
दीज आर द वर्ड्स। एक शब्द देखना बच्चों, HOMAGE, होमेज का मतलब कोई मर जाता है, हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। ट्राइब्यूट, TRIBUTE, लास्ट में ई लिखा हुआ है, तो होमेज और ट्राइब्यूट दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द है बच्चों, और हिंदी में हम इनको कहते हैं श्रद्धांजलि। और जो समझाने वाली बात यह है कि पे अटेंशन होता है, पे रिस्पेक्ट होता है, पे होमेज होता है, पे ट्राइब्यूट होता है। ये ऐसे शब्द है बच्चों कि देने के अर्थ में इनके साथ में गिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डिलीवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पे का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरीके से कोई भाषण देता है, somebody gives lecture, no, somebody delivers lecture। क्या बोला मैंने कि जो भाषण दिया जाता है उसके लिए डिलीवर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। भाषण देने के लिए गिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इज गिविंग लेक्चर, नो, क्या बोलना चाहिए, somebody delivers a lecture, somebody delivers a lecture। कोई आदमी भाषण देता है तो हम उसके लिए डिलीवर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए बढ़ें, देखना, द इनॉग्रेशन वुड बी, यानी ये जो शपथ समारोह है ये होगा, कैसा होगा, द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये विशालतम जमावड़ा होगा, ये लोगों का विशालतम जमघट होगा। एवर, एवर का मतलब होता है अब तक का। एवर का मतलब तो आप जानते हो, नेवर का उल्टा एवर होता है। देखो, नेवर यानी कभी नहीं होता है, और एवर का मतलब हमेशा हमेशा होता है। एवर यानी कभी, और नेवर माने कभी नहीं। मैं समझाना ये चाहता हूं कि नेवर एक शब्द है जिसका मीनिंग कभी नहीं होता है, और अगर आपसे उसका विलोम शब्द पूछा जाए तो एक स्थिति पैदा होती है बच्चों, जैसे राजा का उल्टा रंक। किसी ने बोला नहीं साहब राजा का उल्टा प्रजा होता है, ठीक है, मैंने कहा प्रत्यक्ष का उल्टा बताइए, किसी ने कहा अप्रत्यक्ष, दूसरे ने कहा साहब परोक्ष होता है। एक शब्द के दो अपोजिट वर्ड भी हो सकते हैं। नेवर का अपोजिट वर्ड पूछा जाए तो एवर बताना चाहिए, एवर नहीं हो तो ऑलवेज भी सही है। नेवर का उल्टा ऑलवेज होता है, और बच्चों नेवर का एंटोनिम एवर भी होता है, ठीक है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। उसने कहा, नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि हमारा जो शपथ समारोह है वो आज तक का सबसे बड़ा लोगों का जमघट होगा, आज तक का लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर, साउथ अफ्रीका की इस धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। ये इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन या ये जो शपथ समारोह है, ये दक्षिण अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर आज तक का अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा, उनकी सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। गैदरिंग का मतलब भीड़ होता है, लोगों का जमघट होता है। और बच्चों एक शब्द आ रहा लार्जेस्ट, आप जानते हो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्ज तो पॉजिटिव डिग्री है और लार्जर कंपेरेटिव डिग्री है, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और लार्जेस्ट यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले क्या आता है बच्चों, उसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही होगी, आइए बढ़ते हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria for decades. This had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये दो ही बच्चों एक बार आइडियल रीडिंग, मैं एक एक शब्द समझाता हूं, समझना। The ceremonies took place, ये जो जश्न है, ये जो आजादी का जश्न है, ये जो स्वतंत्रता का उत्सव है, इट टुक प्लेस माने आयोजित हुआ, इट वॉज हेल्ड, ये आयोजित किया गया कहां, इन द लवली, लवली मानी होता है बच्चों सुंदर, लवली यानी सुंदर होता है, लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है बच्चों बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर, बलुआ पत्थर। जैसे द ताजमहल इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, द ताजमहल इज मेड ऑफ सैंडस्टोन, हम कहते हैं कि जो ताजमहल है उसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ। देखो बच्चों ऐसे एंडी सैंड यानी बालू होता है, बालू रेत को क्या बोलते हैं, सैंड, और सैंड स्टोन का मतलब बालू, रेत का मतलब बालू पत्थर नहीं होता, उस बालू से बन गया बलुआ, बालू से क्या बन गया, बलुआ। देखो बच्चों दो शब्द हैं, एक तो है बलुआ, हिंदी का बता रहा हूं, और दूसरा है बच्चों बलुआ, समझ गए। ये जो ऊपर हमने बलुआ लिखा है इसका मतलब तो सैंड स्टोन होता है, बालू रेत से बना हुआ जो पत्थर है उसको बलुआ कहते हैं। और कहीं दंगा हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, इस प्रकार जो दंगा वगैरह होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों रियाट, RIOT रियाट। तो इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों दंगा अथवा बलवा। बलवा एंड बलुआ दोनों आर डिफरेंट वर्ड्स, ये दोनों शब्द जो है हिंदी में भी क्या है, अलग अलग हैं। तो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, ये जो सेरेमनीज है या ये जो उत्सव है इनका आयोजन हुआ कहां, सुंदर बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर अंडरलाइन कर लो बच्चों,
पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि एम्पी थिएटर का मतलब गोलाकार रंग मंडल होता है। बलुआ पत्थर से बना हुआ जो गोलाकार रंग मंडल है, उस बलुआ पत्थर से बने हुए गोलाकार रंग मंडल के अंदर ये सेरेमनीज या ये सभी प्रकार के उत्सव आयोजित किए गए। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, जो कि प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा निर्मित किया गया था। कौन? दैट एम्पी थिएटर वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। वो जो गोलाकार रंग मंडल है वो यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रीटोरिया नामक शहर के अंदर निर्मित किया गया था। और उस गोलाकार रंग मंडल के अंदर क्या हो रहे थे? ऑल सेरेमनीज वर बीइंग सेलिब्रेटेड। सभी प्रकार के जो सेरेमनीज हैं, जो जश्न हैं, वो उसी के अंदर आयोजित किए जा रहे थे। यहाँ बच्चों एक शब्द आ रहा लवली, इसको समझें आप। लवली शब्द जो है बच्चों, लव यानी प्यार होता है, देखो आप, और इसमें जोड़ दिया मैंने एलवाई। लव यानी प्यार होता है, इसमें जोड़ दिया मैंने एलवाई। और बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताइए ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? किसी ने बोला साहब एडवर्ब है। मैंने आपको कहा था ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एलवाई का प्रयोग हो। मैंने आपको यह भी कहा था कि यह भी जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अलावा अन्य शब्द के पहले एलवाई आता ही ना हो। मैं समझाना ये चाहता हूं बच्चों की नाउन के अंत में अगर एलवाई जोड़ा, लव यानी प्यार होता है, ये क्या है? एक नाउन है, नाउन। और नाउन के अंत में एलवाई जोड़ोगे तो जो शब्द बनेगा नया वो एडजेक्टिव होगा, वो एडवर्ब नहीं होगा। लवली एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर कैसा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। एम्पी थिएटर कैसा? बहुत लवली है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि लवली चाइल्ड, बच्चा कैसा है? बच्चा बड़ा सोना है, बच्चा बड़ा सुंदर है, तो आपने लवली चाइल्ड बोला। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि फ्रेंडली मैच, फ्रेंड एक नाउन है, एलवाई जोड़ा आपने। वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडली मैच, तो मैच के पहले आ रहा बच्चों फ्रेंडली, ये नाउन है, सॉरी नाउन के अंत में एलवाई जुड़ा है, तो ये क्या है? ये नाउन की विशेषता भी बता रहा है, इसलिए ये बच्चों एडजेक्टिव है। ठीक है। उसी तरीके से एक शब्द गॉड, और गॉड के अंत में आपने एलवाई जोड़ा, गॉडली फादर। तो गॉडली फादर, अगर गॉडली को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि क्या एडवर्ब है? नो, दिस इज नॉट एन एडवर्ब, दिस इज एन एडजेक्टिव। आगे देखना। एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया फॉर डिकेड्स, कई दशकों तक। डिकेड का मतलब होता है बच्चों 10 साल, दशक, 100 साल हो गए तो शतक, सेंचुरी। और अगर केवल 10 ही साल है तो आप क्या बोलेंगे उसको? आप हिंदी में उसको दशक कहेंगे, अंग्रेजी में डिकेड्स। 4 डिकेड्स का मतलब कई दशकों तक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, कई दशकों तक ये गोरे लोगों की श्रेष्ठता का आसन या गोरे लोगों की श्रेष्ठता का जो केंद्र है, कई दशकों तक ये गोरे लोगों की श्रेष्ठता का केंद्र रही थी। कौन रही थी? ये अफ्रीका की सरजमीन। कई दशकों तक ये अफ्रीका की भूमि, ये अफ्रीका की जो धरती है, ये गोरे लोगों की श्रेष्ठता का, गोरे लोगों की सर्वश्रेष्ठता का केंद्र रही थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और अब क्या थी ये? एंड नाउ इट वाज, देखो बच्चों नाउ के साथ में वाज आ रहा है, अच्छे से पकड़ लेना बात को। आपको यही समझाया जाता है कि अगर सेंटेंस में नाउ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर सेंटेंस में नाउ आ रहा तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना चाहिए। ठीक है। देखो आप नाउ के साथ क्या आ रहा है? वाज आ रहा है, यानी नाउ के साथ पास्ट टेंस आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नियम बताए जाते हैं कि साहब टेंस में नाउ आ जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भर दो, दीज आर ओनली क्लूज एंड नॉट रूल्स। बच्चों ये नियम नहीं है, ये केवल क्लू हैं, ये संकेत हैं। केवल इनके आधार पर आप वाक्य को शुद्ध नहीं कर सकते, आपको अपना जो दिमाग है उसको भी थोड़ा अप्लाई करना चाहिए। देखना क्या क्या बोला मैंने? फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट, और अब ये स्थल थी। साइट मैंने होता बच्चों स्थल, और अब ये किसका स्थल थी? ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, और अब ये एक इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल थी। ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों की इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल थी। एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों का स्थल थी। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ये सारे के सारे जो देशों से आए हुए प्रतिनिधि हैं वो क्यों आए थे यहाँ? फॉर द इंस्टॉलेशन माने होता है फॉर द फाउंडेशन, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक तथा गैर प्रजातीय सरकार की स्थापना करने के लिए कई देशों से आए हुए जो लोग हैं उनका मतलब उनकी कई देशों से जो आए हुए लोग हैं उनके इंद्रधनुषी जमावड़े का ये वर्तमान में क्या थी? स्थल थी। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद में आपसे बाकी बात करेंगे।
ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस बड़े खूबसूरत, उस बड़े सुंदर पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। उस पतझड़ के खूबसूरत दिन मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था, यानी मेरी बेटी जनानी जो है वो उस दिन मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब स्टेज होता है बच्चों, रंगमंच। ऑन द पोडियम यानी स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन, स्वेयर इन, ये इन भी साथ में है बच्चों, इसका ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग शपथ लेना होता है। ऑन द पोडियम यानी रंगमंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी पोडियम के ऊपर या रंगमंच के ऊपर श्रीमान डी क्लर्क को सर्वप्रथम शपथ दिलाई गई। किसके रूप में? यजमानी के रूप में, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, समझ गए आप? रंगमंच के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। वहां क्या बच्चों, दो उपराष्ट्रपति होते हैं, एक दूसरा उपराष्ट्रपति, एक पहला उपराष्ट्रपति और सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। तो जो द्वितीय या जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है, डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति, जो दूसरा उपराष्ट्रपति है उसके रूप में सबसे पहले किनको शपथ दिलाई गई? मिस्टर डी क्लर्क को। यह देखो बच्चों, एक शब्द आ रहा है स्वार्न, तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि एक वर्ब होती है, देखो स्वीयर, स्वीयर इन, ये फ्रेजल वर्ब है बच्चों, इसका मीनिंग शपथ लेना होता है। क्या होता है इसका मीनिंग? शपथ लेना। सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्वर, देखो स्वीयर ये हो गया स्वर, और थर्ड क्या हो जाएगी जो आपकी किताब में लिखी हुई है, स्वीयर, स्वर, स्वार, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि पेशी वॉइस का सेंटेंस है। तो ऑन द पोडियम यानी पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न, सर्वप्रथम किसको शपथ दिलाई गई? सर्वप्रथम बच्चों जो मिस्टर डी क्लर्क उनको शपथ दिलाई गई, किसके रूप में? ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, अर्थात उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में या द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देखो बच्चों, यहां जो फर्स्ट शब्द है, देखो आप FIRST फर्स्ट, इसके पहले द का प्रयोग नहीं हो रहा है, होना चाहिए था पर नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा बच्चों, देखना आप, एक शब्द होता है एडवर्ब और एक होता है एडजेक्टिव। एक होता है एडवर्ब, दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब की भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की भी सुपरलेटिव डिग्री होती है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करता है। अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर होगा, परंतु बच्चों अगर एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट शब्द है ना बच्चों, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये शपथ लेने की विशेषता बता रहा है, किसने पहले शपथ ली, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए फर्स्ट यहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है और ये यहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है। और मैंने आपको क्या क्लियर कर दिया कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है बच्चों कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर आ गया माई, मेरा मतलब कोई पॉजिटिव, जैसे शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नहीं करना चाहिए शी इज माई द बेस्ट फ्रेंड। समझाने वाली बात यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर कोई पॉजिटिव नाउन या पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो बच्चों उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये दूसरी परिस्थिति। दो परिस्थितियां बताइए आपको। और तीसरी परिस्थिति यह है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता अगर सेंटेंस में तुलना का भाव नहीं है तो। जैसे दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजीब सा सेंटेंस लग रहा होगा पर यह बिल्कुल शुद्ध है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या सुपरलेटिव डिग्री के पहले मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सेंटेंस में तुलना का भाव नहीं है। तीन परिस्थितियां ऐसी बताई जहां सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आगे चलना। अच्छा देखो बच्चों, एक शब्द है डिप्टी। डिप्टी यानी उप होता है, डिप्टी। इसके अलावा एक शब्द होता है बच्चों सब। सब का मतलब भी क्या होता है? उप। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, उसी तरीके से शब्द आता है बच्चों वाइस, VICE, जैसे वाइस चांसलर, उप कुलपति। उसी तरीके से एक शब्द आता है बच्चों असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब सहायक या उप होता है। और एक शब्द ऊपर क्या गया आपके ऊपर किताब में, कौन सा शब्द आया है? डिप्टी। ये देखो डिप्टी। ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, ये सारे पर्यायवाची हैं और इन सब का मीनिंग होता है उप। डिप्टी यानी उप होता है, सब यानी उप होता है, वाइस यानी उप होता है, तथा असिस्टेंट का मतलब उप या सहायक होता है, उप या सहायक होता है। अच्छा बच्चों,
एक बात देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, एक शब्द है अकंपनी। अकंपनी का मतलब साथ साथ रहना होता है। जैसे आई विल अकंपनी विद यू, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। क्या बोला मैंने? आई विल अकंपनी विद यू, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। यहां पर बच्चों जो विद आ रहा है ये बिल्कुल गलत आ रहा है। अकंपनी के साथ विद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये तो सही है, लेकिन आई विल अवेट यू होना चाहिए। अवेट के बाद बच्चों कभी भी फॉर नहीं आता है। आगे देखना, वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, हम राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, तो बच्चों डिस्कस शब्द जो है इसके बाद में अबाउट नहीं आना चाहिए। वी विल डिस्कस पॉलिटिक्स, ये वाक्य शुद्ध है। उसी तरीके से ही ऑर्डर्ड फॉर लंच, उसने लंच के लिए ऑर्डर किया, ये गलत है। ही ऑर्डर्ड लंच, ये फॉर नहीं आएगा। उसी तरीके से इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान, गलत। क्या बोलना चाहिए? इंडिया इज रेडी टू अटैक पाकिस्तान। अटैक के बाद ऑन नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों शी एंटर्ड इनटू माय रूम, ये गलत। सही बोलना चाहिए शी एंटर्ड माय रूम। बात समझ में आ रही है? मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों की ये जो वर्ब्स मैंने लिखी, अकंपनी, अवेट, डिस्कस, ऑर्डर्ड, अटैक, एंटर, ये ऐसी वर्ब्स हैं कि इनके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। अगर किया हुआ है तो गलत है, उसको हटाना चाहिए सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए। ओके। और बच्चों ओटम शब्द जो है इसको देखो आप गौर से, ओटम यानी पतझड़ होता है। इस ओटम की दो खास बातें हैं बच्चों। एक तो ये क्या है, ऋतु का नाम है, और ऋतुओं के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्य परिस्थिति में नहीं होता है। पोएट्री में कभी कभी देखने को मिलता है, पर जनरली नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। जो ऋतुएं हैं उनके नामों से पहले आर्टिकल नहीं आता। एक बात। दूसरी बात बच्चों ये है, ये देखो ओटम है, मैंने एक बात बताई थी आपको, कॉलम है, कॉलम। उसी तरीके से एक शब्द आता है डैम। डैम का मतलब होता है बच्चों किसी को धिक्कारना, किसी के ऊपर लानत लाना, ये तुम्हें लानत है, तुम्हारी वो धिक्कार है। इन सारे शब्दों को बच्चों गौर से देखो। इन सब शब्दों के अंत में एम एन एम एन एम एन आ रहा है। ये जो एन है बच्चों ये ऐसे, और एक ये देखो कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ होता है अखबार का कॉलम। तो इनमें जो अंतिम एन है वो साइलेंट रहता है, जबकि होना ये चाहिए कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला वाला कॉन्सोनेंट साइलेंट रहता है, परंतु ये कुछ अपवाद जैसे हैं कि इनमें दूसरा वाला कॉन्सोनेंट साइलेंट रहता है। आइए बढ़े। देखो सबसे पहले ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन। जो पोडियम है उसके ऊपर मिस्टर डी, श्रीमान डी क्लर्क महोदय जो हैं उनको सर्वप्रथम एज यानी के रूप में, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट अर्थात दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उनको शपथ दिलाई गई। देन उसके बाद में, देन का मतलब होता है फिर, और उसके बाद में क्या हुआ, थाबोम्बेकी नाम है, थाबोम्बेकी वाज स्वर्न इन। उसके बाद में थाबोम्बेकी महोदय को शपथ दिलाई गई एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब बच्चों ये मेरी बारी थी। टर्न यानी क्या होता है? बारी, और टर्न यानी मुड़ना होता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं इसको मुड़ना क्यों नहीं समझूं? इसको मुड़ना आप इसलिए मत समझो क्योंकि टर्न के पहले बच्चों माई आ गया है। माई क्या है? माई तो बच्चों एक पजेजिव है, एक डिटरमिनर है, और जानते हैं कि डिटरमिनर के बाद आने वाला शब्द वर्ब नहीं हो सकता, उसको नाउन होना चाहिए। तो इसको मुड़ना कैसे बोल सकते हैं आप? इसको आप बारी समझ सकते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेस टू, मैंने प्लेज यानी मैंने प्रतिज्ञा की। आई प्लेस टू ओबे, टू का मतलब ऑफ, ओबेइंग यानी की, मैंने पालना करने की प्रतिज्ञा की। एंड अपॉल्ड, और मैंने बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात मैंने संविधान का पालन करने तथा संविधान को मेंटेन रखने की, उसको बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है वेलफेयर, कल्याण ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अर्थात ये जो गणराज्य है, इस गणराज्य तथा इसके पीपल, इसके जो लोग हैं, इसकी जो जनता है, उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ, मैंने प्रतिज्ञा की। प्लेज, देखो बच्चों प्लेज में क्या खास बात है? ये जो प्लेज शब्द है बच्चों इसको गौर से देखो, PLEDG। पहली बात तो यह है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला वाला साइलेंट रहता है। और दूसरी बात बच्चों जी के बाद बताया क्या था, जब आई, ई और वाई आता है तो जी को आमतौर पर ज पढ़ना चाहिए, ग नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज नॉट प्लेग, दिस इज प्लेज। प्लेग तो बीमारी होती है, PLAGUE, प्लेग तो बीमारी होती है। ओके, तो देखना आप। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान की पालना करने, मैंने संविधान का पालन करने तथा उसको बनाए रखने की शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने जो रिपब्लिक है,
मैंने जो गणराज्य है उस गणराज्य तथा उसकी जनता के प्रति अपने आप को डिवोट करने, अपने आप को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, यानी वहां पर इकट्ठा हुई है सभी मेहमानों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखते हुए पूरे संसार से, और पूरा संसार जो मुझे वॉच कर रहा था, प्रोग्राम जो मेरा प्रसारित हो रहा था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तो पूरा संसार जो मुझे वॉच कर रहा था, उन सबको संबोधित करते हुए आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी लोग अपनी गौरवमय उपस्थिति से, आज हम सभी लोग यहां पर अपनी गौरवमय उपस्थिति से कन्फर ग्लोरी, यानी हम लोग गरिमा प्रदान कर रहे हैं, एंड होप, और हम एक नई आशा प्रदान कर रहे हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नवजात आजादी को। आज हम सभी लोग यहां पर अपनी महत्वपूर्ण या गौरवमयी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को गरिमा तथा आशा प्रदान कर रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव से बाहर निकलकर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव से बाहर निकलकर, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो यानी वो असाधारण मानवीय विपत्ति खूब लंबे समय तक चली, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उसके पश्चात उसकी बुनियाद के ऊपर जन्म होना चाहिए एक ऐसे समाज का, ऑफ विच यानी जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर संपूर्ण मानवता को क्या होगा बच्चों? नाज होगा। यानी हमें क्या करना चाहिए कि ये जो महान विपत्ति आई थी, एक मानवीय विपत्ति, एक असाधारण मानवीय विपत्ति का लंबा चौड़ा हमको अनुभव रहा, हम उससे उबर आए हैं, हम उसके बाहर निकल के आ गए हैं, परंतु इसकी बुनियाद के ऊपर, इसके आधार के ऊपर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसके ऊपर पूरी मानवता को क्या होगा? पूरी मानवता को उसके ऊपर नाज होगा, पूरी मानवता को उसके ऊपर फक्र होगा। हम लोग हु आर आउटलॉज, जो अवैध हुआ करते थे, आउटलॉ का मतलब होता है बच्चों इलीगल, वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, अर्थात ये बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है जब हम लोग आउटलॉ हुआ करते थे, अर्थात हम गैर कानूनी हुआ करते थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमको दिया गया है दुर्लभ विशेषाधिकार, और आज हमको एक दुर्लभ विशेषाधिकार से नवाजा गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि आज हम विश्व के कई राष्ट्रों के मेजबान बने हैं, विश्व के कई जो राष्ट्र हैं उनके हम आतिथ्य बने हैं, ऑन आवर ऑन सॉयल, अर्थात हमारी स्वयं की धरती पर। आज हमारी स्वयं की धरती के ऊपर विश्व के कई राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमको सौभाग्य मिला है, ये विशेषाधिकार हमको मिला है, जबकि मुझे याद है कि वो बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हम गैर कानूनी हुआ करते थे, जब हम आउटलॉ हुआ करते थे, हमको लोग क्रांतिकारी कहा करते थे और हमको पुलिस पकड़ के जेल में डाला करती थी। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम अपने समस्त विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि वो आए हैं यहाँ पर कब्जा लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो यहाँ हमारे देश के लोगों के साथ, जो यहाँ हमारे देश के लोगों के साथ उस आजादी के ऊपर कब्जा लेने के लिए आए हैं, या हमें कब्जा दिलाने के लिए आए हैं, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। और सच तो यह है कि ये जो आजादी है, ये आजादी क्या है? न्याय के लिए हमारी एक साझी जीत है। इट इज अ कॉमन विक्ट्री, ये एक साझी जीत है, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए हम सबकी एक साझी जीत है, और इस जीत के अंदर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने आए हैं। ऐसे लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी शांति के लिए और मानवता की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन महान लोगों ने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करवाई है। उन सभी अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट अतिथियों के प्रति हम तहे दिल से हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा इन्होंने भाषण दिया होगा। आगे देखो, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमांसिपेशन, हमने अंततोगत्वा अपनी राजनीतिक मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। वी हैव एट लास्ट, हमने अंततोगत्वा अचीव्ड माने अर्जित कर लिया, और पॉलिटिकल एमांसिपेशन, हमने अंततोगत्वा अपनी राजनीतिक मोक्ष या राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज अवर सेल्व्स, हम स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, कि हम अपने समस्त लोगों को मुक्त करके रहेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, अर्थात निरंतर बने हुए इस गरीबी के बंधन से, डिप्राइवेशन, वंचितता के बंधन से, सफरिंग, कष्टों के बंधन से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग तथा अन्य प्रकार के भेदभाव के बंधनों से हम अपने लोगों को सर्वथा मुक्त करके रहेंगे। ऐसी आज हम यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं। आइए, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और मानवता की इस प्रकार की सुंदर उपलब्धि के ऊपर कभी सूर्यास्त नहीं होगा। देखो बच्चों क्या कहा इन्होंने, द सन शैल नेवर सेट ऑन, द सन शैल नेवर सेट, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस
ह्यूमन अचीवमेंट, इस प्रकार की मानवीय उपलब्धि जो है उसके ऊपर कभी सूर्यास्त नहीं होगा। यहां बच्चों एक शब्द अंडरलाइन करना आप, सो तथा एक को अंडरलाइन करो और अंतिम सेंटेंस सुनना, लेट फ्रीडम रेन। लेट फ्रीडम रेन का मतलब स्वतंत्रता को शासन करने दो, आजादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। देखो बच्चों, लेट फ्रीडम रेन यानी स्वतंत्रता को शासन करने दो। ये वैसा वाक्य है जैसा टैगोर ने गीतांजलि में कहा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the words come out from the depth of truth, यानी सच्चाई की जो गहराई है उससे हमारे शब्द निकले। इन उस लास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो आजादी है, इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उसमें लेट फादर माई कंट्री अवे, इस प्रकार की आजादी के अंदर हे परम पिता आप मेरे देश को जगने दो। यहां कहा गया है लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, यानी कोई का किसी व्यक्ति पर शासन नहीं होना चाहिए, यहां पर स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और जो ईश्वर है वो अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। देखो बच्चों, अफ्रीका के पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, देशों के नाम के पहले सामान्य परिस्थिति में आर्टिकल नहीं आता, गॉड के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। और बच्चों ये जो गॉड शब्द है इसके पहले मे अंडरस्टूड है। अगर ऐसा नहीं होता तो गॉड तो एक वचन है, और अगर गॉड एक वचन है तो बच्चों ब्लेस का प्रयोग नहीं, ब्लेसेज का होना चाहिए था, गॉड ब्लेसेज अफ्रीका, परंतु यह ब्लेसेज नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो गॉड शब्द है उससे पहले क्या अंडरस्टूड है? मे गॉड ब्लेस यू, मे शब्द इसमें अंडरस्टूड है, आप समझ लें। और जिस सेंटेंस में मॉडल आता है उसमें आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस वगैरह कुछ नहीं जुड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों आज की बात यही समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।